हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, मेनली बिकॉज कि इसके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा सा मीनिंग भी समझ लें ताकि फॉर्मूला को कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास की एक तो बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पर उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच ऑल द मास ऑफ अ सिस्टम कैन अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। ये वो पॉइंट होता है जिस पर किसी सिस्टम का सारा मास अज्यूम किया जा सकता है टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक पॉइंट पर अगर मानना है तो कहां पर मानेंगे? सेंटर ऑफ मास। बात यह है कि मानना क्यों है? हमको सेंटर ऑफ मास पर सारा मास मानने की ज़रूरत क्या पड़ती है? मतलब हम सब मासेस को अलग अलग लेके ही क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर लेते? तो पहले इस थ्योरी वाले पॉइंट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया। तो पहले थ्योरी वाली चीज़ है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ आ गया तो थोड़ी सी फील आ जाती है कंसेप्ट की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच मास ऑफ अ सिस्टम कैन अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन। तो ये अज्यूम करना क्यों है हमें सारा का सारा मास एक पॉइंट पर? तो उसको समझो कि जो हमने सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, मैं उसमें पढ़ा था न्यूटन्स लॉज। तो न्यूटन्स लॉज में जो हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फिर उसको चेंज करके लिख दिया था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन्स लॉ, ये जो आप इक्वेशन यूज करते हो, दिस वाज डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल। बोलोगे सर फॉर अ सिंगल पार्टिकल क्यों? हमने तो ये सबके लिए चला दिया था, एक ब्लॉक के लिए, एक कार के लिए, एक एरोप्लेन के लिए, हर चीज पर हमने इक्वेशन यूज करी है। सही बात है, तुमने यूज इसलिए कर पाई क्योंकि हर उस क्वेश्चन में उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स का एक्सेलरेशन तुम सेम ले रहे थे। तुम सभी पार्ट्स का एक्सेलरेशन सेम ले रहे थे, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी में अगर हमारे पास एक रॉड है और हम उस पर दो फोर्सेस लगाते हैं, एक आगे की तरफ F और एक पीछे की तरफ F, और अब तुम इस पर न्यूटन्स लॉज अप्लाई करो कि बेटा बताओ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो तुम बोलोगे सर एक फोर्स आगे की तरफ तो एफ आई कैप, प्लस एक फोर्स पीछे की तरफ तो माइनस एफ आई कैप। या फिर तुम सीधे आई कैप को जाओगे, सर इसको गोली मारो, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम ए, और ए की वैल्यू आ गई 0। तो सर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, आपने जितना फोर्स आगे लगाया उतना पीछे लगाया। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, इसका नेट फोर्स 0 है। मान लेना कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू ऑफ अ टेबल। ओके, टेबल के ऊपर एक पेन रखा है, आपने एक तरफ से फोर्स आगे लगाया, एक तरफ से पीछे लगाया। लेकिन थोड़ा सा सोचो, अगर तुम एक पेन को दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे, इस पर आगे और इस पर पीछे, तो क्या इसका एक्सेलरेशन 0 दिखाई देगा या तुमको ये ऐसे रोटेट होते दिखाई देगी? तो अब तुमको समझ में आना चाहिए कि सर रोटेट तो होगी। ये बात तो सही कह रहे हो आप, है ना? रोटेट तो हो जाएगी ये, ऐसे फोर्स लगाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन दिख रहा है, उसका सर्कुलर मोशन होता दिख रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, मुझे तो पॉइंट बी का भी मोशन होता दिख रहा है, ये भी जा रहा है सर्कल में। बोलोगे सर इसका मतलब ये जो न्यूटन्स लॉज हैं ये हम पार्टिकल पे ही लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर भी न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर सकते हैं, पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो पूरे सिस्टम का नहीं होगा, वो होगा उसके सेंटर ऑफ मास का। ये रॉड कैसे भी घूमते रहे, जब तक नेट फोर्स इस पर 0 है,
इसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रेस्ट पर बना रहेगा। सेंटर मिड पॉइंट होता है रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो जो एक्सेलरेशन तुमने निकाला है वो किस पॉइंट का है? सेंटर ऑफ मास का। बाकी सारे पार्टिकल्स का मोशन होगा, बाकी सबका एक्सेलरेशन आएगा, बाकी सबकी वेलोसिटी आएगी, पर सेंटर ऑफ मास चुपचाप रेस्ट पर बना रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो ली। तो पूरे सिस्टम को एक पॉइंट पर अज्यूम कब करना पड़ सकता है? जब अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मोशन हो रहा हो। ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। जब अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मोशन हो रहा है तो हमें न्यूटन्स लॉज किस पॉइंट पर लगाने पड़ेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। अगर आपको ये पार्टिकल की जगह किसी सिस्टम पर अप्लाई करना है, किसी सिस्टम पे अप्लाई करना है, तो एक्सेलरेशन किसका लेना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा। नहीं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आएगा ही किसका? सेंटर ऑफ मास का। इसलिए बोला जाता है कि सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है जहां पर पूरे सिस्टम के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। यहां पर C जो है हमारा सेंटर ऑफ मास है। समझ में आया कि जरूरत क्या है सेंटर ऑफ मास की? एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। हमने सबने सीखा है कि बॉल को अगर ऊपर फेंको तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, बॉल ऊपर जाती है, रुकती है और फिर वापस नीचे गिरती है। तो बॉल को ऊपर फेंको तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सबको पता है। लेकिन कभी तुमने अपने किसी पेन, पेंसिल, स्केच पेन को हवा में फेंक के देखा है? अगर तुम स्केच पेन को हवा में फेंकोगे तो क्या होगा? ये रहा स्केच पेन और ये रहा इसका कैप और तुमने इसको हवा में फेंका। तो जब तुम एक्चुअल में ये काम करके देखोगे, प्रैक्टिकलिटी बोल रहा हूँ, जब करके देखोगे तो तुम पाओगे कि ये पेन ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे दिखाई देगा। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे सर आपने बोला था स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मैंने पेन के ऊपर फेंक के देखा, कैप का पाथ कैसा दिख रहा था मुझे? ऐसा 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 ऐसे ऐसे घूमते हुए पेन का कैप ऊपर जाएगा और जाके नीचे आएगा। तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ नहीं। तो मैं बोलूँगा बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन तुमने न्यूटन्स लॉ की समझ से निकाला था, लेकिन ये तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ये पेन का कैप कैसे भी घूमता रहे, इसकी रिफिल कैसे भी घूमती रहे, इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा जो कैसा गया होगा? स्ट्रेट लाइन में ऊपर और स्ट्रेट लाइन में नीचे। तो जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स नहीं, जब भी कोई बड़ा बॉडी है, जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, समझ रहे हो? पॉइंट मास नहीं है। जब भी कोई इस तरह का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा जिसमें पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग दिखाई दे, तो आपको किस पॉइंट का मोशन न्यूटन्स लॉ से मिलेगा, किस पॉइंट्स पर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तुम्हें याद रखना है कि सर सिस्टम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो एक्सेलरेशन किसका लेना है? सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो जरूरत समझा रहा हूं, ठीक है? जरूरत समझना जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के दे फॉर्मूले पे फॉर्मूले याद कर दिए, 2r/π हाफ सर्कल का, 3r/4π, 4r/3π, r/2 पे सेमी स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, पता नहीं कितने सारे, आधे कोन का, हॉलो कोन का, 3r/10 सॉलिड कोन का। तुम देखेंगे इतने सारे हैं कि वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज, ठीक है? तो लिस्ट बनाएंगे, याद रखेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि ये समझें कि हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं और उनका यूज़ क्या है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो है थ्योरेटिकल ज़रूरत सेंटर ऑफ मास की, कि भाई ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिनमें पार्टिकल्स का अलग अलग पार्टिकल्स का मोशन अलग अलग दिखेगा। तो न्यूटन्स लॉ पूरे सिस्टम पे लगाने के लिए हम सेंटर ऑफ मास पे सारा मास अज्यूम कर सकते हैं। ओके, इट विल हेल्प अस अ लॉट, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकली क्या बोला गया है? इट इज द पॉइंट अबाउट विच, ये वो पॉइंट है जिससे देखने पर जहां खड़े होके ऑब्जर्व करने पर मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स एड्स अप टू बिकम जीरो। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है
जहां खड़े होके अगर सभी पार्टिकल्स का मोमेंट कैलकुलेट किया जाए तो वो 0 आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये मोमेंट क्या होता है ना? एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा थोड़ा सुने तो हैं, लेकिन अभी तो पढ़ा नहीं होगा अगर रोटेशन नहीं आया तो सर ये मोमेंट क्या होता है? तो बच्चों हम लोग फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज ऐसी पढ़ेंगे जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, बाकी तो और हम आगे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम टॉर्क, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, और टॉर्क का फॉर्मूला तुम पढ़ोगे R क्रॉस F। ठीक है, ये पक्के से पढ़ोगे, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा हो। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ऐसे ही एक होता है एंगुलर मोमेंटम। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे डेफिनेटली, अभी सुन लो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? L वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये मोमेंटम होता है P वेक्टर। तो जब भी कोई क्वांटिटी दूसरे का मोमेंट ऑफ समथिंग होती है तो आप देखोगे उसमें क्या करते हैं हम, उसके पोजीशन वेक्टर का R वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। ये वेक्टर्स हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ मासेस। मोमेंट ऑफ मासेस, तो मोमेंट ऑफ मासेस समझो कि अगर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स रखे हैं, जैसे हे भगवान, एक रखा है इधर m1, एक रखा है इधर m2, एक रखा है इधर m3। ठीक है, और मुझे पता है इनका सेंटर है यहां पर। मुझे अभी पता है, बाद में इसी की थ्योरम की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं और इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं सेंटर ऑफ मास से सबका पोजीशन वेक्टर लिखूं, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R3 वेक्टर, और इन सबको क्या कर दूं? ऐड कर दूं। किसको ऐड कर दूं बच्चों? मोमेंट ऑफ मासेस। मोमेंट ऑफ मासेस होंगे m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर प्लस m3 R3 वेक्टर। अगर ये हरकत करूं मैं कहाँ बैठ के? सेंटर ऑफ मास पे, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एड्स अप टू बिकम 0। ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जिससे मोमेंट ऑफ मासेस का सम 0 आता है। उससे देखोगे तो जो छोटा मास है उससे मल्टीप्लाई होगी उसकी पोजीशन वेक्टर, जो बड़ा मास है उससे मल्टीप्लाई होगी उसकी पोजीशन वेक्टर, और जब आप सबको ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। इसको एक और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 पार्टिकल्स के लिए तुम ना हवा में एकदम से सोच नहीं पाओगे, 2 के लिए सोचो। एक m1 है और एक m2 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो तुम अंदाजे से कहाँ बताओगे? छोटे मास के पास में या बड़े के पास में? मुझे लगता है कि तुम में से हर कोई बोलेगा सर एक हल्का है एक भारी है, तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले के पास में होगा। ठीक है, ठीक है। कई लोग ऐसे भी समझाते हैं कि अगर इसको रॉड से कनेक्ट कर दिया जाए, मासलेस रॉड से, तो कौन से पॉइंट पर तुम पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसके पास में पकड़ोगे तो ये सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है कि अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से पहले वाले की पोजीशन लिखो R1 वेक्टर, दूसरे वाले की पोजीशन लिखो R2 वेक्टर, और सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस विल कम आउट टू बी 0, यानी m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। अगर ये वाली लेंथ L1 दी है, ये वाली लेंथ L2 दी है,
तो ये हो जाएगा m1 इंटू L1 आई कैप प्लस m2 इंटू माइनस L2 जे कैप बराबर 0 हो, माइनस L2 आई कैप बराबर 0, दोनों x में ही है, i प्लस i माइनस i। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m1 L1 बराबर m2 L2। कई लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ा होता है कि दो पार्टिकल्स के केस में सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर L1 L2 है तो m1 L1 बराबर होगा m2 L2 के। तो दिस इज व्हाट द मैथमेटिकल डेफिनेशन सेज कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास से सबका मोमेंट निकालोगे, सबके मासेस में पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे और उसको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो हल्का पार्टिकल है उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ज़्यादा होगी और जो भारी पार्टिकल है उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों डेफिनेशन, पर मोर और लेस इस चैप्टर में काम क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं और आए भी तो जिसको इस चीज़ की समझ है वो उसको मार्क कर देगा। ठीक, पर फॉर्मूला जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये कहाँ से आया ये मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। पहले तुम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन ये दोनों लिखो। ठीक है, ठीक से नोट डाउन करो, काफ़ी कुछ बता दिया एक ही वाइट बोर्ड पे। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें एक साथ बताना चाह रहा था कि ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है कि सेंटर ऑफ मास एक जगह पे सारा मास क्यों रखना पड़ता है, ताकि हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाए। तो ये थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है और वो फॉर्मूला डेफिनेशन मैथमेटिकल का एक्सप्लेनेशन है। दोनों लिख लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो थ्योरेटिकल आई होप समझ में आ गई हो बात। ठीक है, मैथमेटिकल का क्या यूज़ है वो अभी देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला बहुत आसान है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल का किससे मल्टीप्लाई करना है? उसकी पोजीशन से, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और किससे डिवाइड करना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x cm कितना हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। अगर सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम चीज़ आप y कोऑर्डिनेट के लिए करो। तो इसका एप्लीकेशन आसान है। ठीक है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए। m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। पर मैं उससे पहले क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, आई नो सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता प्रूफ में, पर कोई बात नहीं, देखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, समझना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दो मासेस हैं, एक m1 एक m2, जो किसी रैंडम पोजीशन r1 और r2 पे रखे हुए हैं। अब मुझे इनके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो मैंने क्या किया, ओरिजिन से इसको कनेक्ट किया और इसको बोला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM। ओके, मुझे ये वेक्टर चाहिए। अब मैंने सोचा कि डेफिनेशन क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास से देखने पर, सेंटर ऑफ मास से कैसे देखें? सेंटर ऑफ मास पर खुद को इमेजिन करो। m2 किधर दिखाई देगा? इस तरफ। m1 किधर दिखाई देगा? इस तरफ। देगा कि नहीं देगा? ठीक है, ये कौन सा वेक्टर कहा जा सकता है जो सेंटर ऑफ मास से m2 को पॉइंट कर रहा है? इसको बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ m2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे ये कौन सा वेक्टर कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है पोजीशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे स्लैश करके लिख देते हैं, याद हो तो। पोजीशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b क्या होती थी? पोजीशन ऑफ a माइनस पोजीशन ऑफ b। याद आया रिलेटिव मोशन से? तो ऐसे ही क्या बोला है हमने कि सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस कितना आना चाहिए? 0। कहां से देखने पर? सेंटर ऑफ मास से देखने पर। तो सेंटर ऑफ मास से पहले वाले का मोमेंट होगा m1 इंटू
पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस दूसरे वाले के लिए m2 इंटू पोजिशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये कितना आना चाहिए? 0। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस m2 पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। बच्चों इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, एक तरफ हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 और दूसरी तरफ ये नेगेटिव नेगेटिव वाले टर्म जाएंगे तो हो जाएगा m1rcm प्लस m2rcm। और अब तो तुम समझदार हो ही, rcm को कॉमन लोगे, m1 प्लस m2 आएगा, उसको उधर भेजोगे। rcm पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आ गया? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इतना टफ भी नहीं है प्रूफ, अगर कभी कोई पूछ ले तो तुम करके दिखा सकते हो, पर अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बिकॉज ये जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज है। बेस्ट पार्ट क्या है? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्या कर दे? डिफरेंशिएट, तो सेम फॉर्मूला किसका बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेम फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा? m1v1 प्लस m2v2, हर जगह पोजीशन की जगह क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसको भी डिफरेंशिएट कर दे, फिर से डिफरेंशिएट कर दे, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेम फॉर्मूला वंस अगेन m1a1 प्लस m2a2। मतलब दुनिया में सेंटर ऑफ मास का कुछ भी कैलकुलेट करना है, एक ही फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो वेलोसिटी, पोजीशन तो पोजीशन, m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? ठीक है, कई बार इसको लोग घुमा के दूसरी तरह की भी लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड वन। नीचे क्या लिखा हुआ है? टोटल मास। क्या है? टोटल मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हुई? सिस्टम का मोमेंटम अपॉन सिस्टम का मास, टोटल मास। समझ में आया? इसको हम बाद में यूज करेंगे जब हम कोलिजन वगैरह पढ़ेंगे। ऐसे ही m1a1 क्या होगा? नेट फोर्स ऑन 1। m2a2 क्या होगा? नेट फोर्स ऑन 2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। थोड़ी देर पहले ऐसा किया था, न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई किए थे सिस्टम के लिए, तो एक्सेलरेशन किसका आ गया था? सेंटर ऑफ मास का। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल नेट फोर्स किसके बराबर है? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब थोड़ा थोड़ा फील आने लग गया होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, जिसको हम पूरे सिस्टम के मास को जब एक जगह अज्यूम करना है तो हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर अज्यूम कर सकते हैं। उसकी लोकेशन निकालने का क्या तरीका है? बस इंडिविजुअल मासेस का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो लोकेशन निकल जाएगी, वेलोसिटी चाहिए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब और कंफ्यूज करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा आपसे। फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको, और फिर वो एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा सेंटर ऑफ मास पर। ओके बच्चों, पहले एग्जाम्पल में थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हुए मैंने 3 पार्टिकल्स बनाए हैं एक्स एक्सिस पर। एक x इक्वल टू 10 पर है, एक का कोऑर्डिनेट 20 है, तीसरे का कोऑर्डिनेट 30 है। मासेस है m, 2m, 3m। पहले बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ पेन चलाए ये गेस करो सेंटर ऑफ मास इस रीजन में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। और तुमको खुद से फील आनी चाहिए कि सर इधर मास कम है, इधर मास ज़्यादा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इस रीजन में आएगा, इस रीजन में कहीं आएगा। ये पोजीशन शायद XCM की हो सकती है। अंदाजे से तुमने लगाया है, ठीक है, अंदाजे से। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, XCM कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 है कि नहीं आसान? डिवाइडेड बाय
m प्लस 2m प्लस 3m। तो कम से कम अलग अलग पार्टिकल्स रखे हों और उनके कोऑर्डिनेट्स पता हों तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। 10m प्लस 40 प्लस 90, यानी 10m प्लस 40m प्लस 90m डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1 6m। कितना आया ये? 140m बाई 6m। m से m गया और 6 से ये हो जाएगा 70/3 और 70/3 बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 3 2 6 3 3 9.33 जो भी यूनिट है मीटर सेंटीमीटर। तो 20 और 30 के बीच में 23.33 हमने अंदाज़ा भी वही लगाया था। समझ में आया तुमको? तो सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ पर होगा। ओके बच्चों, अगर लीनियर एक लाइन पर कुछ पार्टिकल्स रखे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना अब तुमको आता है। तो फिर दूसरा केस देखो। दूसरे केस में 4 मासेस लिए हैं m 2m 3m 4m और उनको एक स्क्वायर में सजा दिया। ठीक है, एक स्क्वायर में लगा दिया है जिसका एक कोऑर्डिनेट कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। तो इसको शुरू करने से पहले ये समझो कि इस बार पार्टिकल्स के x कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग हैं और उनके y कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग है। तो शुरू करने से पहले x y कोऑर्डिनेट लिखना सीख लो। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 हैं। जब भी कोई पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? 0,0। जब भी कोई पार्टिकल l डिस्टेंस आगे है तो x में ये कितना आगे चला गया? l डिस्टेंस। क्या y में ये ऊपर भी गया है? बोलोगे नहीं सर, y तो इसका 0 है कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए l,0। 3m के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है? l और इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है? l। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहाँ पे कट कर रहा है? l डिस्टेंस पे। 3m का x कोऑर्डिनेट भी l और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये भी l। तो 3m के लिए l, l और 4m का x कोऑर्डिनेट बच्चों अगर नीचे ड्रॉप करोगे तो ओरिजिन पे हिट कर जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 4m का कितना है? 0, पर y में ये l हाइट ऊपर है तो l। ये कोऑर्डिनेट्स लिखने की अभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर एग्जाम में ना अंडर प्रेशर गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो xcm कितना आएगा? m1 x1 इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 x2 इसका x कोऑर्डिनेट l है, प्लस m3 x3 इसका भी x कोऑर्डिनेट l है, प्लस m4 x4 उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। आई थिंक ये आएगा 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 10m। समझ में आया? 3m प्लस 2m ये आ गया 5ml बाई 10m। m से m गया, आंसर आया l/2। तो x कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट पर कहीं लाई कर रहा है। ओके, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ये है। अब YCM कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, YCM कैसे कैलकुलेट करें? m1 y1 इसके तो बेचारे के दोनों कोऑर्डिनेट ही 0 थे, प्लस m2 y2 इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m3 इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? l, प्लस m4 उसका y कोऑर्डिनेट भी l, डिवाइडेड बाय फिर से टोटल मास आएगा 10। तो y कोऑर्डिनेट उतना अच्छा नहीं आया। x कोऑर्डिनेट कितना आया है? l/2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5l, l का आधा, पर y कोऑर्डिनेट आ रहा है 7l/10। देख लिया तुमने? 7 3 + 4 हो जाएगा 7ml, m से m कट जाएगा 7l/3, यानी ये कितना आया? 0.7l। तो x कोऑर्डिनेट तो एकदम मिड पॉइंट पर है। ठीक है, कहाँ पर है? l/2 पर y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि ऊपर के मासेस हैवी थे, इसलिए y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा ऊपर आया। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5l, पर ये है 0.7l। तो बच्चों दोनों को देखें तो लगभग यहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास आया है। आई बात समझ में? तो 1D और 2D दोनों में सेंटर ऑफ मास निकालना तुमको आता है। फिर भी मैं एक एग्जांपल तुमसे भी सॉल्व कराना चाहूँगा बिफोर मूविंग ऑन। फटाफट नोट डाउन करो पॉज करके।
ठीक है। जब नोट डाउन कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद खुद से सॉल्व कर सकते हो। खुद से सॉल्व कर दोगे फिर तो गजब ही हो जाएगा, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और इस बार एक मास यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, m 2m 3m 4m। और अब सब सेंटर से l ओरिजिन से l डिस्टेंस पर है। अब बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहले तो अंदाज़ा लगाओ, तुक्का लगाओ कि सर ये सबसे हल्का है, थोड़ा भारी है, थोड़ा भारी है, सबसे भारी है। ठीक है, सबसे हल्का, फिर थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा भारी और सबसे भारी। तो सेंटर ऑफ मास किस क्वाड्रेंट में आएगा, 1 2 3 या 4? अगर तुमको फीलिंग आती है कि सर इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब तुमको सही फीलिंग आती है, इसका मतलब फीलिंग तुम्हारा साथ दे रही। ठीक है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे साथ है। ये लाइन टेढ़ी हो गई क्या मेरे से? इसको सीधा बना देता हूँ। ठीक है, ये लाइन भी टेढ़ी है, इसको भी सीधा कर देता हूँ। ठीक है, तुमको फीलिंग सही तभी आएगी जब तुम सही डायग्राम देखोगे, राइट। तो 4m, m 2m 3m 4m। बताइए भाई इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तुम पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं तो सॉल्व करूंगा ही, पर अगर तुमने मुझसे पहले सॉल्व कर दिया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का लिखना है m1 x1 प्लस m2। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, l। x में तो आगे गया ही नहीं है, y में l ऊपर है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे l, 0। y में तो ऊपर गया ही नहीं है, बस x में l आगे है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -l, 0, क्योंकि x में l पीछे है और y में तो ऊपर नीचे गया ही नहीं। और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -l, क्योंकि x में ये आगे पीछे नहीं गया पर y में l नीचे है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना सीख लो। ठीक है, जो काम मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तुम टाइम लेके आराम से कर सकते हो। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 सबको लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास फिर से आएगा 10m। आंसर आएगा -2ml अपॉन 10m, यानी -l/5। समझ में आया? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखने आ रहे हैं समझ में, वो बहुत ज़रूरी है। YCM कितना होगा? ठीक है, कभी कभी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए भी आते हैं और कभी कभी नहीं लिखे आते हैं, तो लिखना सीख लो। ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना हुआ है? 2ml - 4ml, यानी -2ml डिवाइडेड बाई 10m -l/5। तो बच्चों क्या कोऑर्डिनेट्स आए? -l/5, -l/5। यहाँ पर होगा लगभग दोनों के -l/5, -l/5 x कोऑर्डिनेट भी -l/5, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर लगभग आएगा सेंटर ऑफ मास। क्या अब समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है? पक्का? ठीक है, 2D पॉइंट मासेस सिस्टम के लिए अब आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। फटाफट नोट डाउन करो। एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पर। इनफाइनाइट मासेस का क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मासेस रखे, इनफाइनाइटली मैनी मासेस रखे होते हैं। ठीक है, तो नीट वाले बच्चों को ये पर्टिकुलर फार्मूला पता नहीं होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट, तो वो मैं बता देता हूँ, इसी पोजीशन पे बता देता हूँ कि अगर कभी भी कोई ऐसा सम आ जाए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, तो तुम्हें इसे कैसे पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है सर फर्स्ट टर्म था, फिर फर्स्ट टर्म में एक नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर फर्स्ट टर्म में उस नंबर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर फर्स्ट टर्म में उस नंबर के क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर फर्स्ट टर्म में उस नंबर के 4 का। फर्स्ट टर्म था सर, इस केस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी a = 1 एंड r को बोलते हैं बच्चों कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो है 1/2। तो अगर आपको कॉमन रेशियो 1 से छोटा दिया है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ऐसी कोई भी सीरीज़ है
तो उसकी वैल्यू आप सम की वैल्यू लिख सकते हो a/1 माइनस आर। वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे कितने भी हों उनका सम हमेशा कितना आएगा, a/1 माइनस आर। तो इस चीज़ का सम अगर निकालना पड़ जाए, ये एग्जाम्पल हो गया एक, अगर इस चीज़ का सम निकालना पड़ जाए तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 माइनस 1/2। ओके, अगर कोई और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट्स से कोई सीरीज आ जाए, ऐसी ऐड करनी पड़ रही है और किसी चैप्टर में नहीं आएगी, सेंटर ऑफ मास में आ सकती है बस, ठीक है। कोई सीरीज आ जाए, हाँ एक और करंट रजिस्टर उसमें भी आ सकता है, कोई सीरीज आए 4 + 4/3 + 4/9 + 4/27 + 4/81। तो ध्यान दो, हर बार 1/3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इस बार फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन रेशियो है 1/3। तो क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू 4/1 माइनस 1/3, 4/2/3। 3 ऊपर आया, 2 से वो कटा, आंसर आया 6। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या गिवन होता है कि एक मास जो है m, वो रखा है सेंटर से l डिस्टेंस पर, फिर अगला मास जो है वो रखा है 2l डिस्टेंस पर उस मास की वैल्यू है m/3। फिर उससे अगला जो मास है वो रखा है 4l डिस्टेंस पे। इसको बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इन तरह की सीरीज को, ठीक है। और ये बायो वाले बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे कभी, मैथ्स वालों का तो पूरा चैप्टर है, उन्हें पढ़ना होगा, ठीक है। मैं सेफ साइड बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ना पॉपुलर क्वेश्चन नीट में पूछ लेते हैं, पॉपुलर भले ही उसमें कंसेप्ट ऐसा हो जो ना पढ़ाया जाता हो मेडिकल के बच्चों को, पर पूछ लेते हैं। तो दे अज्यूम कि अगर क्वेश्चन पॉपुलर है तो आपने सीख लिया है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि ऐसे इनफाइनाइटली मैनी मासेस रखे हुए हैं, वैल्यूज कुछ और हो सकती है पर इनफाइनाइटली 1 2 3 4 50 ऐसे 100 150 1000 करोड़ों मासेस रखे हुए हैं, उनका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर नीट वाले बच्चे से देखते ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तुम सीख लो, ठीक है, तुम सीख लो। नीट में आया ना है, उससे पहले तक इतने सारे एग्जाम दोगे तुम, अलग अलग कोचिंग के, टेस्ट सीरीज के, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा कि मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट डॉट डॉट, बस इतने बहुत हैं, इसमें दिख जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा, चूंकि कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करूंगा। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर समझ गए, ऊपर वाला क्या बना, ml प्लस 2/3 ml प्लस 4/9 ml। बच्चों 2/3 का स्क्वायर 4/9 होता है। तो अगला वाला मैंने लिखा नहीं था पर मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ, 2/3 का और मल्टीप्लाई करो तो 8/27 आता। तो 2/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है ml और 2/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सम कितना आएगा, ml अपॉन 1 माइनस 2/3। ये हो जाएगा ml अपॉन 1/3, यानी इसका सम आएगा 3 ml। न्यूमरेटर बच्चों मैंने निकाल दिया, प्लीज़ पॉज करके डिनोमिनेटर तुम लोग खुद से निकालो, ठीक है। प्लीज़ ऐसा करो, ऐसा करोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैं यहीं पे कर रहा हूँ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बना है, m प्लस m/3 प्लस m/9 डॉट डॉट डॉट, इसका हो जाएगा m अपॉन 1 माइनस 1/3, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये हो गया m अपॉन 2/3, कितना आया 3m/2। न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, दोनों को वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर है 3ml और डिनोमिनेटर है 3m/2। 3m से 3m कटा, आंसर आया 2l। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, तो माना कि नीट में आने के चांस बहुत कम है, जेईई मेंस वालों को तो पढ़ना ही है, पर सोचो आप किसी दोस्त को चमकाओ इससे, है ना, ये दे दो और फिर सॉल्व करके दिखाओ। कॉन्फिडेंस की भी तो वैल्यू है ना, तो इसलिए सीख जरूर लो। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड बॉडीज का, जिनमें पॉइंट मास अलग अलग नहीं होते, सारे एटम्स एक के आगे एक लाइन में लगे हुए हैं, कंटिन्यूस बॉडीज होती है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन जो आज कराए इनको दोबारा बिना देखे सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बाय बाय।